मैं दयाकृष्ण गुप्ता फ्रॉम ट्रू एस्ट्रोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट आज आपके पास प्रस्तुत करता हूँ एक नया भाव कुंडली का फिफ्थ हाउस संतान का घर होता है, प्राइमरी हाउस। लेकिन इसके साथ साथ फिफ्थ हाउस से हम और भी कई कारकाज देखते हैं, जैसे प्रोजनी हो गया, स्पोर्ट्स है, क्रिएटिव एक्टिविटी है, सोशल कल्चर है, एक्टिंग है, मॉडलिंग है, डांसिंग है, म्यूजिक है, सिंगिंग है, देन आप इंटेलिजेंस पावर है, कॉम्प्रिहेंसिव पावर है, स्पेकुलेशन है, स्टॉक एंड शेयर है, फेलियर एंड सक्सेस इन लव एंड रोमांस है, तुम्हारा सट्टा बाजारी, लॉटरी एंड फाइनली एस्ट्रोलॉजी। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे संतान के ऊपर। उसके बाद सब्सिक्वेंटली इन अनदर पार्ट्स जो रिमेनिंग एक्टिविटीज हैं फिफ्थ हाउस की, उनके ऊपर अलग अलग चर्चा करेंगे। फिफ्थ हाउस जो है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी हाउस फॉर फर्स्ट चाइल्ड। जैसे आप जानते हैं, हम संतान के लिए एडिशन इन फैमिली बाय वे ऑफ चाइल्ड इज सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस इज प्राइमरी हाउस फॉर फर्स्ट चाइल्ड। तो जब भी हम किसी कुंडली को देखते हैं तो सबसे पहले अगर संतान का प्रॉमिस देखना है तो लगन और जो प्राइमरी हाउस होता है उसका संबंध देखते हैं। लगन का संबंध मेरा दूसरे घर से, स्टार लेवल पे, सब लेवल पे 5वें घर से या 11वें घर से अगर बनता है, या स्टार 5वें घर में, सब दूसरे घर में और सब 11th हाउस में अगर लिंक करता है, तो हम ये कहते हैं कि इस बच्चे के यहाँ संतान का प्रॉमिस है। ये प्रॉमिस मेरे को दोनों घरों से, लगन से और फिफ्थ हाउस से, दोनों से साइमल्टेनियसली मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ जहां पर भी मेरा स्टार जाता है, मान लो स्टार मेरा 5 में जाता है, तो सब मेरा 4, 8, 12 में नहीं जाना चाहिए, जो नेगेटिव हाउसेस हैं। अगर स्टार 2 में आता है तो सब लॉर्ड 1 में नहीं जाना चाहिए। अगर ये संबंध पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाउसेस से लिंक करता है, तो इसका अर्थ ये हो जाता है डिले इन गेटिंग द चाइल्ड। और अगर ये चीज, इस तरह की संभावना लेडीज के चार्ट में बन जाती है, 5 को इन्वॉल्व करके 4, 6, 12, तो वहां पर अबॉर्शंस और मिसकैरेजेस के योग भी बन जाते हैं। अब हमने ये देखना है, अगर किसी नेटिव के चार्ट के अंदर प्रॉमिस मेरा फुलफिल हो रहा है, मेरा लगन का सब लॉर्ड भी 2, 5, 11 से संबंध बनाता है और फिफ्थ हाउस का संबंध भी 2, 5, 11 हाउसेस से होता है, तब हम उसके पश्चात ये देखते हैं कि जो दशा सिस्टम है, महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, उन सब का संबंध 2, 5, 11 से होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो मेरी जो मेरी अंतरदशा है और प्रत्यंतर दशा है, वो इस प्रकार आनी चाहिए कि वो कम से कम 9 महीने 10 महीने तक उनका संबंध 2, 5, 11 से बना रहे। अब इसके साथ साथ जब हम दशा देख लेते हैं, तब हम देखते हैं गोचर के लिए हमको सबसे पहले देखना पड़ता है बृहस्पति का ब्लेसिंग्स। क्या बृहस्पति जिस साइन में ट्रांजिट कर रहा है
वो साइन लॉर्ड जिसका कि पीरियड 1 साल का होता है, क्या वो 2, 5, 11 हाउसेस से फेवरेबल संबंध बनाता है या नहीं। अगर वो संबंध बनाता है तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि उसके अंदर जो फर्स्ट नक्षत्र आता है, नॉर्मली वो करीबन 4 साढ़े 4 महीने का रहता है, अगर वो पूरा 13 डिग्री का नक्षत्र आ रहा है। उसके साथ साथ वो नक्षत्र भी और उससे आने वाला नेक्स्ट नक्षत्र भी, वो दोनों भी इस 2, 5, 11 का कॉम्बिनेशन को सपोर्ट करना चाहिए। साथ में सन और मून, सन जो है जिस राशि में ट्रांजिट करता है वो इवेंट के लिए 1 महीना फिक्स कर देती है। उस 1 महीने के अंदर भी मेरी जो 2 राशियां बदल जाती हैं 15 तारीख के आसपास, उनमें से जो राशि मेरे को 2, 5, 11 के साथ संबंध बनाएगी, वहां से हम कह सकते हैं कि फेवरेबल है। सिमिलरली उसके अंदर जो अपना सब लॉर्ड आएगा, जो वो 13 दिन का नक्षत्र आता है, वो नक्षत्र को भी हमको देखना पड़ेगा। इसी प्रकार चंद्रमा का साइन लॉर्ड और चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड मिला के हम लोग ये कह सकते हैं कि इसको संतान का लाभ हो सकता है। अब इस चीज को समझने के लिए मैं आपके सामने एक चार्ट लेके आया हूं, जिसमें हम आपको प्रॉमिस भी दिखाएंगे और प्रॉमिस के साथ साथ दशा अपना रोल कैसे प्ले करती है। जब तक मेरे चार्ट के अंदर फेवरेबल दशा और ड्यूली सपोर्टेड बाय ट्रांजिट गोचर, हम संतान के प्राप्ति का पॉसिबल नहीं समझ सकते। तो प्लीज सी दी चार्ट एंड आई विल शेयर इट। Please open sharing. Please open. आप देख रहे हैं ये चार्ट मेरे किसी का क्लाइंट का है, जो मैंने करीबन 5-6 साल पहले देखा था। इस चार्ट में पहले हम ये चेक करेंगे क्या इस नेटिव के चार्ट के अंदर चाइल्ड बर्थ का प्रॉमिस है या नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लगन का जो सब लॉर्ड है वो मरकरी है, और मरकरी मेरा पीएस भी है और शनि के नक्षत्र में है। हम दोनों चीजों को 1 बाय 1 करके चेक करते हैं। सबसे पहले मरकरी का पीएस है, मरकरी मेरा दूसरे घर में है और मरकरी मेरा 11वें घर में है। तो इससे क्लियर होता है कि मरकरी ने जो लगन का सब लॉर्ड है उसने मेरे सेकंड हाउस को इन्वॉल्व कर लिया। अब मरकरी का सब लॉर्ड है राहु, राहु मेरा 5th हाउस में है। सो स्टार मेरा 2 में आ गया और सब लॉर्ड मेरा 5वें घर में आ गया। और मरकरी का सब लॉर्ड है वीनस, वो मेरा 11वें घर में है। तो यहाँ हम देख रहे हैं मेरे लगन के सब लॉर्ड मरकरी ने दूसरे घर को एडिशन इन फैमिली बाय वे ऑफ चाइल्ड। सब लॉर्ड मेरा शनि जो है राहु, वो उसने 5th हाउस को इन्वॉल्व किया, और जो सब लॉर्ड वीनस है उसने 11वें घर को कमिट किया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं लगन का जो सब लॉर्ड है उसका संबंध 2, 5, 11 हाउसेस से होता है। इसके अलावा हम एक बार दूसरी तरीके से भी देखते हैं, मरकरी जो है शनि के नक्षत्र में है और शनि मेरा 2 में भी है, 5 में भी है। तो शनि ने भी मेरा सेकंड हाउस और 5th हाउस दोनों को इन्वॉल्व कर लिया है। और सब है राहु, राहु भी मेरा 2 में भी है और 5 में भी है। तो इस प्रकार आपने देखा कि मरकरी का
जो स्टार लॉर्ड शनि है वो उसने भी, और मरकरी का जो पीएस है उसने भी मेरे को 2, 5, 11 घर के साथ फेवरेबल संबंध बना दिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस बच्चे के चार्ट के अंदर जो प्रॉमिस है लगन से और 5th हाउस से फेवरेबल है। अब हमने ये देखना है इस बच्चे का जो मैरिज है वो हुई थी 2004 में, और इस बच्चे को जो वीनस की दशा है वो चल रही है 2002 से। अब हम देखते हैं ये जो वीनस की दशा है इसको क्या 2, 5, 11 के साथ संबंध बनाती है या नहीं। वीनस इज जुपिटर मरकरी। जुपिटर मेरा 2 में नहीं है, 5 में नहीं है, 11 में नहीं है। मैं भावा चार्ट में देखता हूँ जुपिटर मेरा 2 में नहीं है, 5 में नहीं है, 11 में नहीं है। इस प्रकार मैं ये देख रहा हूँ कि जो मेरा दशा लॉर्ड है, महादशा लॉर्ड है, उसका संबंध 2, 5, 11 से स्टार लेवल पे नहीं होता। जो प्राइमरी हाउसेज है, दूसरा घर, एडिशन इन फैमिली बाय वे ऑफ चाइल्ड और फर्स्ट चाइल्ड और 11th हाउस, तीनों घरों से वीनस का जो स्टार लॉर्ड है उसका संबंध नहीं बनता। इस प्रकार हम देखते हैं जब महादशा इस प्रकार का संबंध नहीं दे रही तो इस दशा के अंदर जो करीबन 20 साल की है और 2022 तक चलेगी, तब तक इसके यहाँ संतान का लाभ होने की संभावना कम है। वीनस की महादशा के बाद आएगी सन की दशा। सन की दशा 6 साल चलेगी जो 2028 तक जाएगी। अब देखते हैं सन क्या सिग्निफिकेटर बनता है 2, 5, 11 का। सन जो है शनि के नक्षत्र में है। शनि मेरा 2 में भी है, 5 में भी है, लेकिन जो सब लॉर्ड है जुपिटर वो ना मेरा 2 में है, ना मेरा 5 में है, ना मेरा 11 में है। समझे ना। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो सन है उसने भी इसको फेवरेबल जो हाउसेज हैं वो सिग्निफिकेटर नहीं बना रहा। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि शनि अगर ये सन जो है अपने कॉम्बिनेशंस के फ्रूटफुल कॉम्बिनेशंस के साथ 2, 5 का संबंध नहीं बनता, तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भाई इसके अंदर जो सन है, सन की दशा भी संतान का योग नहीं बनाती। इसके बाद हम देखते हैं कि सन के बाद आएगी मून की दशा। मून की दशा चलेगी 10 साल और वो चलेगी 2038 तक। हम देखते हैं मून इज आल्सो शनि जुपिटर। वही स्थिति जो सन की दशा ने बनाई वही मून की दशा ने बना दी। तो हम ये समझते हैं कि 2038 तक इसको संतान का लाभ नहीं होगा। अब 2038 में इस नेटिव की जो एज है कितनी हो जाएगी, ये 76 बॉर्न है, तो 24 और 38, तो हम कह सकते हैं कि ये 62 साल तक इसको संतान का लाभ नहीं हो सकता। अब इसके बाद आएगी मार्स की दशा। क्या मार्स की दशा इसको संतान का लाभ देती है या नहीं। हम this we are reading to see from academic angle. Physically it doesn't look proper to say that he may get possibility of getting children after the age of 62 years. Let us see what Mars says. Mars जो है राहु शनि, राहु मेरा 2 में है, शनि मेरा 5 में है। राहु मेरा 5 में है और शनि मेरा 2 में है। यहाँ मैं देख रहा हूं अगर राहु को मैं 5 में लेता हूं, शनि मेरा 4 में है। समझे ना। और इस प्रकार हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर मंगल ने इनको
एक संतान के लाभ का प्रॉमिस फुलफिल कर दिया। अब हम देखेंगे कि जो मंगल की दशा आई वो 22/1/2038 के बाद आई। 22/1/2038 पे हम देखेंगे बृहस्पति का गोचर। अब हम देख रहे हैं इस चार्ट के अंदर, आप ये देखेंगे कि जो मेरा बृहस्पति है आप वो इस वक्त जेमिनी साइन में 29 डिग्री पर चल रहा है, 29 डिग्री 14। तो हमें संभावना लगती है कि ये 1-2 दिन के अंदर इट विल गो टू मून साइन। अगर ये मून साइन में जाता है तो हम ये जुपिटर जो है मेरा रेट्रोग्रेड है अभी, और ये चला जाएगा मून साइन में। तो जो मून साइन है हम देख रहे हैं कि भाई मून जो है, मून इज अगेन शनि जुपिटर, और ये जो जुपिटर का ट्रांजिट मून की राशि में कैंसर साइन में डज नॉट सपोर्ट प्रॉमिस फॉर ए चाइल्ड बर्थ। लेकिन इसके साथ साथ जब जुपिटर मून साइन में आता है तो अंतर्दशा मेरी वीनस की आ जाती है, और आपको पता है कि वीनस की महादशा ने इस को पहले से ही संतान के लाभ के हाउसेस से सिग्निफिकेटर नहीं बनाया। तो ये जो अंतरा है वीनस की, कम से कम यहाँ 3-3.5 महीने रहेगी। हम इसको चेंज करते हैं, मान लो 8वें महीने पर जाके, तो ये वीनस मेरा चला जाता है। वीनस के बाद मेरे पास क्या आएगा? सन आएगा। सन अगेन मेरे को शनि जुपिटर नहीं देता। उसके बाद फिर मून आएगा, मून भी शनि जुपिटर नहीं देता। इस प्रकार मैं देख रहा हूं कि मेरा जो जुपिटर है वो 1 साल के बाद मून से सन के साइन में चला जाएगा 5वीं राशि में, और 5वीं राशि में हम दोबारा से देख रहे हैं उसका ट्रांजिट शनि और जुपिटर में रहता है। तो यहाँ पर जुपिटर जो है अगर 5th राशि लियो साइन में जाता है तब भी ये संतान के लाभ को सपोर्ट नहीं करता। इसके बाद हम देखेंगे कि भैया ये हमारा सन और मून के बाद ये जाएगा 5, 4, 5, उसके बाद 6ठी राशि में जाएगा। 6ठी राशि का मतलब ये हो जाएगा 40 में। दो 2040 के बाद हम ये कह सकते हैं कि इस बच्चे की जो एज है वो 66 साल के रफली हो जाएगी। 66 साल की उम्र में हम शायद इस तरह का एंटिसिपेट करना कि उसको संतान का लाभ होगा, थोड़ा मुश्किल प्रोग्राम बनता है। और इसके बाद जब हम आगे देखेंगे कि भैया और फर्दर हम मरकरी को देखते हैं, मरकरी शनि राहु, लेकिन जुपिटर जो है मेरा मरकरी तो देता है, लेकिन मेरा जो नक्षत्र है जुपिटर का वो सन का आ जाता है। सन का नक्षत्र जो है वो 4 महीने रहेगा, शनि जुपिटर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा 10 डिग्री के बाद फिर मेरा आ जाएगा मून का नक्षत्र, मून का नक्षत्र फिर सन। तो इस प्रकार मैं देख रहा हूं कि जुपिटर जो है आपका वर्गो साइन के अंदर इसको संतान का लाभ नहीं देता, और
उसके बाद फिर 7वीं राशि में तुला राशि में जाएगा, तुला राशि डज नॉट सपोर्ट इट। तो हम कह सकते हैं कि इसको 2 साल और कुदा देते हैं कि 42 तक इस बच्चे के भाग्य में संतान का लाभ नहीं रहेगा। वीनस के बाद 7वीं राशि के बाद 8वीं राशि मंगल की आएगी, लेकिन तब तक वीनस की दशा प्रतंत्रता चलेगी। वीनस के बाद सन चलेगा, सन के बाद मूल चलेगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 2043 तक भी इसको संतान का लाभ नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार इस बच्चे के भाग्य में संतान का लाभ नहीं था और इसको एडवाइस करके हमने 5 साल पहले एक बच्चे को अडॉप्ट करा दिया था। इसके साथ साथ अगर हमको फर्दर एग्जामिनेशन करना है, अगर जुपिटर सपोर्ट करता है, तब मैं सन का साइन देखूंगा, सन का नक्षत्र देखूंगा। इसी प्रकार मून जिस राशि में है उस राशि को पढ़ेंगे और उसके नक्षत्र को पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ एक चीज ये बताना चाहता हूँ, संतान की जो उत्पत्ति है ये खाली एक आदमी के थ्रू नहीं होती। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, दोनों पति पत्नी के सहयोग से, सोयल एंड सीड दोनों के मिलन से ही संतान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हमने देखा कि जो संतान प्राप्ति के लिए मुझे कम से कम जो है, पहले तो हमें इसके अंदर प्रॉमिस होना चाहिए जो लगन और मेरा 5th हाउस सपोर्ट करे। उसके बाद फिर मेरी जो दशाएं सिस्टम है वो उसको सपोर्ट करे, और उस दशा को जो मेरा गोचर है ट्रांजिट बृहस्पति का, पहले अगर बृहस्पति सपोर्ट करता है फिर सन और मून प्लस ऑल दशा प्लैनेट्स जो मेरे महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, वो सारे मिलके जॉइंट पीरियड्स ऑफ ऑल दीज दशा सिस्टम वो सपोर्ट करें, सन और मून का गोचर सपोर्ट करे, तब हम कह सकते हैं कि संतान की प्राप्ति संभव है। अब आज हम सिर्फ इसमें इतना ही करेंगे। कल हम ये देखेंगे कि किसी भी चार्ट के अंदर अगर किसी को संतान का प्रॉमिस नहीं है और संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, उसके अंदर क्या पोटेंसिटी है या उसके अंदर प्रोक्रिएटिव पावर है, तो हम उसको कैसे चेक करेंगे और उनकी कमियों को क्या हम स्पेसिफाई कर पाएंगे कि मेल के अंदर किस तरह की प्रॉब्लम्स है और फीमेल की किस तरह की प्रॉब्लम्स है। क्या उन प्रॉब्लम्स को हम मेडिकल हेल्प से दूर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो क्या हम IVF इंटरवीनस ट्रांसफ्यूजन करके उसमें सक्सेसफुल प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। तो इन विषयों पर हम कल आगे चर्चा करेंगे विद एग्जाम्पल चार्ट्स। उसके बाद फिर जो दूसरे कारकास हैं उनके ऊपर धीरे धीरे एक एक विषय के ऊपर हम आपके साथ चर्चा करेंगे और आपको जो 5वें घर के सारे कारकास हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद। हो सकता है आज आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा, अपने व्यूज हमें भेजिए। ओके, थैंक यू, वेलकम।